सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन पृथक्करण की विधि का जो अंतिम विधि है वाष्पन विधि, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी विधियां हैं जो अपन चर्चा करेंगे। तो वाष्पन किसे कहते हैं? जैसे पानी को गर्म करते हैं तो जब पानी गर्म हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, तो पानी भाप में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं 100 डिग्री सेल्सियस से कम भी पानी है, वाष्प में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पानी उड़ना प्रारंभ हो जाता है ना। तो पानी है वाष्प के रूप में उड़ जाता है और इस क्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। जैसे आप जानते हैं सांबर झील नाम सुना होगा, जो राजस्थान में एक खारे पानी की झील है। वहाँ बहुतायत में नमक उत्पादन किया जाता है ना। इसी तरह पंचभद्रा है, डीडवाना है, इसी तरह बाप इस क्षेत्र में नमक उत्पादन करते हैं। तो इस सांबर झील या जो भी समुद्री जल है, उस जल को क्या करते हैं? क्यारियों में भर देते हैं। क्यारी क्या होती है? इस प्रकार से ऐसी चौकोर बनाते हैं, ऐसे बहुत सारी ऐसे चौकोर बना देते हैं, खड्डे बना देते हैं। चौकोर 1 फुट 2 फुट ऐसे गहरे बना देते हैं, 4 फुट इस प्रकार से गहरे खड्डे बना देते हैं। और इसमें क्या करते हैं? पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं। इस प्रकार से इसमें समुद्री जल या जो भी झील का, खारे झील का जल है, वो इसमें भर देते हैं। तो इसमें भर देते हैं तो धीरे धीरे ये सूर्य की ऊष्मा प्राप्त करके, ये जल धीरे धीरे किसकी ऊष्मा प्राप्त करके? सूर्य की ऊष्मा प्राप्त करके धीरे धीरे ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा? वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा। ये सूर्य है और इस सूर्य की ऊष्मा से ये धीरे धीरे जल है, जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाएगा और शेष इसके अंदर क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा। क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा। तो ये कौन सी विधि हुई? वाष्पन विधि हुई। कौन सी विधि हुई? वाष्पन विधि। तो देखिए वाष्पन विधि किसे कहते हैं? तो पहले परिभाषा, तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जल के उसके वाष्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री जल को छोटी छोटी क्यारी में भर देते हैं और जल सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त कर लिया जाता है। कैसा नमक प्राप्त कर लिया जाता है? साधारण नमक प्राप्त कर लिया जाता है। अब इस साधारण नमक से क्या करते हैं? कई क्रिया होती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करवा करके इसे शुद्ध किया जाता है, यानी अशुद्धियों को पृथक करते हैं। नमक के साथ बहुत सारे अन्य लवण होते हैं। जैसे नमक का सूत्र यह है NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl ये किसका सूत्र है? नमक का सूत्र, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के साथ साथ में पोटेशियम के क्लोराइड भी होते हैं, है ना, कैल्शियम के क्लोराइड भी होते हैं। इस प्रकार से बहुत प्रकार के लवण होते हैं, लेकिन ये अपन खाते नहीं खाते ना। जबकि अपन खाते क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी नमक खाते हैं। तो ये लवण प्राप्त होता है और इससे नमक प्राप्त किया जाता है। नमक कैसे प्राप्त करते हैं? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl गैस का प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या होता है? इसमें शोधन हो जाता है, यानी जो बाकी अशुद्धियाँ हैं नीचे बैठ जाती है और नमक अलग प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये आप बड़ी कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। तो ये है साधारण नमक प्राप्त कर लिया जाता है। तो फिर इसमें क्या किया जाता है? आयोडीन की बहुत कम मात्रा मिला दी जाती है, जिसे बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक। क्या कहा जाता है? आयोडीन युक्त नमक। अपन पहले पार्ट में पढ़े थे, शुरू के पार्ट में, कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, जिसमें क्या होता है? ये जो गले की ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, ये फूल जाती है। क्योंकि आयोडीन जो अपन पूर्ति नहीं होगी शरीर के अंदर, तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण नहीं कर पाएगी, उत्पादन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये जो ग्रंथि है फूल जाती है। तो इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ऐसा आप देखते भी होंगे, समाचार पत्रों में, टीवी के अंदर विज्ञापन आदि देखते हैं। तो इस प्रकार से ये नमक प्राप्त कर लिया जाता है। तो
सर्वप्रथम पानी को किसमें भर देते हैं, क्यारी में भर देते हैं, समुद्री जल को या खारे झील का जल भर देते हैं और भरने के पश्चात कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ देते हैं। तो पानी है सूर्य की ऊष्मा प्राप्त करके धीरे धीरे वाष्पित हो जाएगा, यानी वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाएगा और शेष इसमें क्या बच जाएगा, लवण बच जाएगा। लवण कभी साथ में नहीं उड़ता है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोटबुक में नोट कीजिए। इसके अलावा देखिए एक और अपन घर पर प्रयोग कर सकते हैं या प्रयोगशाला में इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए सर्वप्रथम एक अपन जार लेंगे, यानी इस प्रकार से कांच का जार ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे, यहाँ तक जल भर देंगे। क्या कर देंगे, जल भर देंगे। जल भर करके इसमें एक चम्मच क्या डाल देंगे, नमक डाल देंगे। एक चम्मच इसमें नमक डालेंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे और नमक डाल करके इसी तरह से इसे घोल लेंगे। और नमक डालिए, नमक डाल करके घोलते जाएंगे तो एक अंतिम अवस्था ऐसी आएगी कि नमक है इसमें घुलना बंद हो जाएगा, नमक घुलना बंद हो जाएगा। उसे बोलेंगे संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, यानी जल के अंदर नमक घोलते जाएंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी नमक उसके अंदर घुलना बंद हो जाएगा, समाहित होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब वो कैसा विलयन हो गया है, संतृप्त विलयन हो गया है। कैसा विलयन हो गया है, संतृप्त विलयन। अब और इसमें नमक घोलेंगे तो नहीं घुलेगा जल के अंदर, क्योंकि इसमें क्षमता नहीं है इतनी घोलने की। तो इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो नमक और घुल जाएगा, तो नमक और घुलता जाएगा और पानी है वाष्प के रूप में जो शेष रह जाता है उड़ जाएगा गर्म करने पर। तो शेष है इसमें नमक का क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से चौकोर या जो भी बर्तन लेंगे गोलाकार इस प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अपन प्रयोग के द्वारा समझेंगे। तो सर्वप्रथम अपन ये ले लिया जा, ये तो बात है संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन में और किस प्रकार नमक घोला जाए इसके बारे में चर्चा की है। तो अगला आप देखेंगे कि ये प्रयोग कैसे करें। तो इससे क्या करते हैं, इसके नीचे एक जाली रख देते हैं, इस प्रकार से जाली आती है लोहे की, और यहाँ पर एक त्रिपद स्टैंड रख दिया। क्या रख दिया, त्रिपद स्टैंड। और यहाँ पर एक क्या रख दिया, बर्नर रख दिया, जो बर्नर जल रहा है, आग जल रही है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसे गर्म करते जाएंगे और एक रोड की सहायता से धीरे धीरे इसे क्या करेंगे, हिलाते जाएंगे। इस प्रकार से गोल हिलाते जाएंगे तो पानी है, जल है, और जल वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और शेष इसके अंदर क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। अब इस स्थिति से ये देखेंगे तो जार के अंदर जो बचेगा वो इस प्रकार से यहाँ बिल्कुल छोटा सा भाग बचेगा, और वो भाग क्या है, वो भाग क्या है, नमक है। यहाँ पर क्या बच जाएगा, नमक शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार से वाष्पन विधि के द्वारा नमक को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा और कई प्रकार की विधि है जिसमें एक से अधिक विधि का उपयोग किया जाता है और पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। जैसे क्या किया, रेत प्लस नमक का मिश्रण। रेत और नमक का क्या है, मिश्रण। रेत और नमक का मिश्रण। इस रेत और नमक के मिश्रण से नमक को पृथक करना है तो आप कैसे करेंगे। रेत ही नहीं, मिट्टी, धूल, तो उस मिट्टी का कण और नमक के कण समान है। क्या इसे आप अन्य कोई विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं? क्या एक ही विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं? नहीं, इसमें दो या दो से अधिक विधि का उपयोग करेंगे। इसमें दो या दो से अधिक विधि का उपयोग करेंगे। तो देखिए कि ऐसी विधि भी होती है, ऐसे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक विधि का उपयोग करके उसे पृथक किया जाता है। तो देखिए रेत और नमक का मिश्रण इसे पृथक करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इस रेत और नमक के मिश्रण को सर्वप्रथम क्या करेंगे, पानी के अंदर घोलेंगे। किसमें घोलेंगे, पानी में घोलेंगे। नहीं, गिलास लेंगे और गिलास में पानी डाल करके इसे रेत और गिलास या जो भी बर्तन लेंगे उसमें रेत और नमक के मिश्रण को डालेंगे और अच्छी तरह से हिलाएंगे। तो नमक है वो पानी के अंदर घुल जाएगा, जबकि रेत पानी के अंदर नहीं घुलेगी। नमक किसमें घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा, लेकिन
रेत है पानी के अंदर नहीं घुलेगी, तो उसे क्या करेंगे, हिलाएंगे, हिलाएंगे पानी में डाल करके, और उस पानी में डाल करके क्या करेंगे, इस रेत को डाल दिया, नमक और रेत के मिश्रण को, इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। हिलाएंगे तो ये नमक है इसके अंदर घुल जाएगा और रेत शेष रह जाएगी। तो इसको कुछ समय तक अपन घोलने के पश्चात इस तरह रख देंगे गिलास को, तो रेत है पेंदे के अंदर बैठ जाएगी, जिसे अपन पीछे पढ़े है ना, निस्तारण, निस्यंदन, है ना, अवसादन, तो उस विधि के द्वारा इसे पृथक कर लेंगे। तो इस प्रकार से रेत को पृथक कर लेंगे फिल्टर पेपर की सहायता से, और शेष है नमक जल के अंदर घुला हुआ रहेगा, जो इस वाष्पन विधि के द्वारा पृथक कर लेंगे। ठीक है, अब जल भी प्राप्त करना है, नमक भी प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, एक केतली लेंगे, इस प्रकार से अपन क्या ले ली, एक केतली ले ली, और इसके अंदर क्या डाल दिया, ये नमक और जल का मिश्रण डाल दिया, और एक तरफ यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, एक बर्फ लेते हैं, इस प्रकार से बर्फ ले लेंगे, इस पर क्या ले लेंगे, बर्फ के टुकड़े, ये किसके टुकड़े हैं, बर्फ के टुकड़े, और ये इसके नीचे रखेंगे। तो इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ये बर्नर जल है और बर्नर से ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो इसे गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो जल है जल वाष्प के रूप में आएगा, और जल वाष्प आकर के यहाँ टकराएगी, तो जल वाष्प आकर के यहाँ टकराएगी, और यहाँ नीचे पर, नीचे एक अपन क्या मान लेंगे, बर्तन रख देंगे, तो टकराएगा, तो यहाँ जो ये जो बर्फ है, बर्फ से जल वाष्प टकराएगा, तो जल का क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, यानी जल वाष्प है पास पास में आ जाएगा, और क्या बन जाएगी, बूंद बन जाएगी, जल की क्या बन जाएगी, बूंद बन जाएगी, यानी बादल बनते हैं ना, उसी प्रकार से सेम प्रक्रिया है। तो देखिए ये जल वाष्प इस बर्फ से टकराता है, तो जल की बूंद बन जाती है, और बूंद धीरे धीरे इस प्रकार से इसके अंदर नीचे गिर जाएगी, और जल है इसके अंदर एकत्रित हो जाएगा। तो यहाँ अपन ने जल प्राप्त कर लिया, और यहाँ पर अपन ने क्या प्राप्त कर लिया, क्रिस्टल, यानी नमक का क्रिस्टल प्राप्त कर लिया, नमक इसमें शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें पृथक करने के लिए कई विधियों का उपयोग करना होता है। तो संघनन किसे कहते हैं, तो संघनन की परिभाषा, संतृप्त विलीन की परिभाषा ये आपको लिखाएंगे। ठीक है, तो अगला है संतृप्त विलीन किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, और अपकेंद्रण विधि क्या है, अपकेंद्रण विधि ये एक पीछे रह गई थी। तो संतृप्त विलीन किसे कहते हैं, नमक को पानी में घोलते जाएंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि नमक जल में नहीं घुल सकता, ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी नमक को जल के अंदर घोलते जाएंगे, घोलेंगे, चम्मच नमक डाला घोल लिया, और चम्मच नमक डाला घोल लिया, इस प्रकार डालते जाएंगे और घोलते जाएंगे, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि नमक उस जल के अंदर घुलना बंद हो जाएगा, नमक जल के अंदर नहीं समाहित होगा। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। दूसरी परिभाषा किसकी है, संघनन। संघनन यानी सूर्य की ऊष्मा प्राप्त करके जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। जैसे अपन कपड़े को धोकर के, वस्त्र को धोकर के धूप में सुखाते हैं तो तुरंत वस्त्र सूख जाता है कुछ समय पश्चात, यानी जल है सूर्य की ऊष्मा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएगी जल वाष्प, तो ऊपर का तापमान कम होने के कारण जल वाष्प है, जल वाष्प के यानी जल के छोटे छोटे कण दूर दूर हटे हुए हैं, तो वो अणु है पास पास में आएंगे और एक संगठन बन जाएगा, यानी इस पास पास में आएगा और बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा। इसे बोलते हैं संघनन। जैसे आपने क्या किया, उदाहरण के तौर पर फ्रीजर से, यानी एक बोतल रखी हुई है, ठंडे वाला जो स्थान होता है फ्रिज के अंदर जहाँ बर्फ जमी जाती है, वहाँ रख दीजिए घंटे भर के लिए, और उस ठंडे पानी को निकाल करके घंटे भर बाद में किस पर रख देते हैं, एक टेबल पर रख देते हैं। तो वहाँ पर ढक्कन को कस दीजिए बोतल पर। अब आप देखिए कि उसके चारों ओर क्या दिखाई देगा, यानी पानी के बूंदे दिखाई देगी। वो पानी की बूंद कहाँ से आई, क्या बोतल फूटी हुई थी, टूटी हुई थी,
क्या बोतल के अंदर छिद्र थे जहाँ से पानी बाहर निकल गया? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो वायुमंडल में जो जल वाष्प होती है वो वाष्प ठंडी सतह से टकराती है और टकरा करके किस में परिवर्तन हो जाती है? बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। तो जल वाष्प का ठंडी सतह से टकरा करके जल की बूंदों में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। अगला है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि यानी दूध से क्रीम निकालते हैं। क्रीम निकालते हैं यानी क्रीम वाली मशीन घुमाते हैं दूध को वर्ताकार पात्र में लेकर के वर्ताकार घुमाते हैं तो हल्के कण ऊपर आ जाते हैं और भारी कण नीचे चले जाते हैं। तो देखिए, दही को पात्र के अंदर वर्ताकार घुमाया जाता है जिससे हल्के कण ऊपर आ जाता है, वह भारी कण नीचे बैठ जाता है। इसे अपकेंद्रण विधि कहते हैं। जैसे बिलोना करते हैं, घर पर बिलोना करते हैं यानी दही को मंथन करते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है, हल्का होता है और शेष जो छाछ होती है वो नीचे रह जाती है। ऐसा ही होता है ना? तो इस प्रकार की विधि क्या कहलाती है? अपकेंद्रण विधि कहलाती है। तो भैया बहनों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।